बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पर्यावरण और जलवायु पर हो रही G20 मंत्री स्तरीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। प्रकृति के संरक्षण के प्रति याद दिलाई सबकी जिम्मेदारी। कहा कि पूरी दुनिया में 3 अरब लोगों की आजीविका समुद्री अर्थव्यवस्था पर आधारित। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास जारी। 2023-24 की 5वीं साप्ताहिक ई नीलामी में भारतीय खाद्य निगम ने 1.06 LMT गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल बेचा। केंद्र के ठीक समय पर हस्तक्षेप के खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट। सूरजमुखी और सोयाबीन तेल की कीमतों में 29 और 19% की कमी। आरबीडी पामोलिन के मूल्य में 25% की बड़ी गिरावट। पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन के लिए यूरोपीय आयुक्त वर्जीनिजस सिंकेविसियास की पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात। दोनों पक्षों ने ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर की चर्चा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लिखी है कामयाबी की नई कहानी। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि 3.01 से बढ़कर हुई 3.71। लाभार्थियों द्वारा रिफिल 2018-19 में 16 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में हुआ 35 करोड़। और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों के बीच चेन्नई में पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे प्रमुख विषयों पर मंथन कर रहे हैं। इस बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश दिया। इस दौरान पीएम ने कई अहम बातें कही। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने प्रकृति के संरक्षण के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी को याद दिलाया। कहा कि इससे ग्लोबल साउथ देशों को अपने विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। Protecting and caring for Mother Earth is our fundamental responsibility. Today, it has taken the shape of climate action because this duty was ignored by many for a very long time. Based on India's traditional knowledge, I will emphasize that climate action must follow Antyodaya. That is, we must ensure the rise and development of the last person in the society. Countries of the global south are particularly impacted by climate change and environmental issues. We need enhanced action on commitments under the UN Climate Convention and the Paris Agreement. This will be crucial in helping the global south fulfill its development aspirations in a climate-friendly way.
पीएम ने पर्यावरण और जलवायु संरक्षण की दिशा में भारत में हो रहे क्रियाकलापों की जानकारी दी और कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया के 5 शीर्ष देशों में से है। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य करने की दिशा में काम कर रहा है। We also set a target of attaining net zero by 2070. We continue to collaborate with our partners through alliance including International Solar Alliance, CDRI, and the Leadership Group for Industry Transition. Friends, India is a mega diverse country. We have consistently been at the forefront in taking action on biodiversity conservation, protection, restoration, and enrichment. प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल शुरू की गई मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए कहा कि ये पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। Last year, along with the UN Secretary General, I launched Mission Life, Lifestyle for Environment. Mission Life as a global mass movement will nudge individual and collective action to protect and preserve the environment. In India, environment-friendly actions by any person, company, or local body will not go unnoticed. It can now earn them green credits under the recently announced Green Credit Program. This will mean that activities like tree plantation, water conservation, and sustainable agriculture can now generate revenue for individuals, local bodies, and others. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में 3 अरब लोगों की आजीविका समुद्री अर्थव्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने G20 देशों से आह्वान करते हुए कहा है कि समुद्री संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। Our oceans support the livelihoods to over 3 billion people across the globe. They are a crucial economic resource, especially for the small island states, whom I prefer to call large ocean countries. They are also home to extensive biodiversity. Therefore, responsible use and management of ocean resources is of vital importance. I look forward to the adoption of G20 high-level principles for a sustainable and resilient blue and ocean-based economy. In this context, I also call on the G20 to work constructively for an effective international legally binding instrument to end plastic pollution. प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर कैच द रेन कैंपेन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में उठाए गए जल संरक्षण की पहलों में जन भागीदारी की अहम भूमिका होती है। India's initiatives are powered by people's participation. Mission Amrit Sarovar is a unique water conservation initiative. Under this mission, more than 63,000 water bodies have been developed in just about 1 year. This mission is implemented entirely through community participation and aided by technology. Our Catch the Rain campaign has also shown
excellent results. To conserve water, more than 280,000 water harvesting structures have been constructed through this campaign. In addition, nearly 250,000 reuse and recharge structures have also been constructed. आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय खाद्य निगम ने बुधवार को गेहूं और चावल बेचने के लिए वर्ष 2023-24 की 5वीं ई नीलामी का आयोजन किया। ई नीलामी में 1.06 LMT गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल बेचा गया। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में 361 डिपो से 1.16 LMT गेहूं और 178 डिपो से 1.46 LMT चावल उपलब्ध कराया गया। FAQ गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत विक्रय मूल्य 2,082.68 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि URS गेहूं के आरक्षित मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत बिक्री मूल्य 2,173.85 रुपए प्रति क्विंटल था। चावल के लिए औसत विक्रय मूल्य 3,151.10 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि पूरे भारत के लिए आरक्षित मूल्य 3,151.10 रुपए प्रति क्विंटल था। ई नीलामी की वर्तमान किस्त में एक खरीदार के लिए गेहूं के लिए अधिकतम 100 टन और चावल के लिए 1,000 टन तक की पेशकश करके खुदरा मूल्य में कमी का लक्ष्य रखा जा रहा है। ये निर्णय छोटे और सीमांत अंतिम उपयोगकर्ताओं और प्रोत्साहित करने और अधिक प्रतिभागियों को आगे आने और अपनी पसंद के डिपो से आवश्यकता अनुसार बोली लगाने को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। भारत सरकार खाद्य तेलों की घरेलू खुदरा कीमतों की गहनता से निगरानी कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी का पूरा लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके। घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने और उसमें कमी लाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल्य शुल्क 2.5% से घटकर 0 कर दिया गया है। तेलों पर कृषि उपकर 20% से घटकर 5% कर दिया गया है। 21 दिसंबर 2021 को रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल्य शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया और रिफाइंड पाम तेल पर मूल्य शुल्क 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया। इस शुल्क को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के कारण रिफाइंड सूरजमुखी तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और RBD पामोलिन की खुदरा कीमतों में एक वर्ष में क्रमशः 29.04%, 18.98% और 25.43% की कमी आई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू और यूरोपीय पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयुक्त वर्जिनीजस सिंकेविसियस के बीच एक द्विपक्षीय बैठक बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का आयोजन दोनों पक्षों के सामान्य मुद्दों जैसे कि ब्लू इकोनॉमी, समुद्री कचरे, समुद्री जैव विविधता, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और महासागर और मत्स्य पालन संवाद पर चर्चा करने के लिए किया गया था। भारत ने द्वीप शिखर सम्मेलन और ओशन 20 डायलॉग में आयोजित ब्लू इकोनॉमी से संबंधित G20 गतिविधियों पर प्रकाश डाला। रिजिजू ने समुद्री प्रदूषण को चिंता के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उजागर किया। यूरोपीय संघ आयुक्त ने कहा कि ये भी उल्लेख किया है कि न केवल महासागरों की सफाई बल्कि उनके स्रोतों से प्लास्टिक को रोकना भी महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि कानूनी रूप से ये महत्वपूर्ण समझौता जल्द ही जल्द हासिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। सरकार ने PMGKP के तहत प्रत्येक PMUY परिवारों को 3 मुफ्त रिफिल प्रदान करने की घोषणा की। आयोजन के संचालन के दौरान PMUY लाभार्थियों को कुल 14.17 करोड़ रिफिल मुफ्त दिए गए।
प्री कोविड वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 3.01 से बढ़कर 3.71 हो गई है। 2022-23 के दौरान 88% गरीब PMUY परिवारों में रिफिल लिया गया और इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में PMUY उपभोक्ताओं की प्रति व्यक्ति खपत में 24% की वृद्धि हुई है। किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को मथुरा मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट, खातेगांव और चौबेपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि बंगलुरु मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 26 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,850 रुपए। 27 जुलाई को इसके भाव 100 रुपए टूटकर 7,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हालांकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इन दिनों बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 जुलाई को मूंग का भाव 10,800 रुपए रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 जुलाई को मूंग का भाव था 7,496 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदे 176 रुपए लुढ़क कर 7,320 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में 26 जुलाई को मूंग का भाव रहा 8,040 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में मूंग के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 26 जुलाई को मूंग का भाव था 7,620 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में 400 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7,220 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो कि बीते साल के समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ मूंग की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मूंग की खेती 26,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 26,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 24 जुलाई को हल्दी का भाव रहा 9,400 रुपए। 27 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 9,400 रुपए पर बना रहा। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो भारत दुनिया में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। दुनिया का करीब 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। इस साल देश से होने वाले हल्दी की निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान हल्दी के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,53,442 टन का किया था, जो साल 2022-23 के दौरान 13,257 टन बढ़कर इस साल 1,66,000 टन के पार पहुंच गया है। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई राज्यों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है।
साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं, वो धान की रोपाई 31 जुलाई तक जरूर कर लें। इसके बाद रोपाई ठीक नहीं होगी, क्योंकि देर से बोई फसल में जब तक फूल आएगा तब तक तापमान काफी गिर चुका होगा, जो चावल उत्पादन में भारी कमी कर सकता है। सोयाबीन के किसान बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए एलाक्लोर 50 EC को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जो किसान खरीफ के दौरान मक्का बोना चाहते हैं, वो खेत तैयार कर लें। इसी तरह अरहर के लिए भी खेत तैयार करने का समय चल रहा है। जल भराव से बचने के लिए अरहर की बुआई कुछ ऊंची जमीन पर करनी होगी। बुआई के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो सल्फर, 20 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। जिन किसानों ने 15-20 दिन पहले प्याज की नर्सरी लगाई थी, वो अब इससे खरपतवार निकाल लें। सीधी धूप से नर्सरी को बचाने के लिए 6-7 फीट की ऊंचाई पर छायादार जाल लगा दें। उत्तर प्रदेश में ये समय नए बागों की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है। राज्य के किसान आम, लीची, आंवला, केला और पपीता की बाग रोप सकते हैं। मध्य प्रदेश में कपास, मिर्च, सोयाबीन, अरहर और मक्का के किसान खेतों से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके लिए खेत के सिरों पर नालियां बना लें। याद रहे, ज्यादा पानी से इन फसलों की जड़ें गल सकती है। राज्य के किसान सोयाबीन को सफेद मक्खी से बचाने के लिए पीला चिपचिपा ट्रैप लगाएं। साथ ही 1 महीने पहले बोई गई मक्का की फसल में 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से डालें। यूरिया को जड़ों के नजदीक डालना है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में जो किसान किसी वजह से मुख्य फसल की बुआई नहीं कर पाए हैं, वो कम समय में पकने वाली उड़द, मूंग, लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बांध सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें।
खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और किसान समाचार में खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेता और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करता। आरबीआई ने स्टार निशान वाले नोट की वैधता पर जताई जा रही आशंकाएं खारिज करते हुए कहा है कि ये नोट अन्य वैध नोटों की तरह ही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर संसद परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश के हर जनप्रतिनिधि को संसद से लेकर पंचायत तक हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। नीति आयोग की ओर से नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और टिकाऊ विकास एजेंडे पर 2 दिन का G20 सम्मेलन शुरू। इस सम्मेलन का उद्देश्य विकास की संभावनाओं और चुनौतियों का पता लगाना है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मजबूत, सतत संतुलन और समावेशी विकास के मुद्दे पर बैठक में चर्चा होगी। कश्मीर घाटी में जारी अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष के आंकड़े को पार कर गई है और अब तक दर्शन करने वालों की कुल संख्या 3,69,288 हो गई है। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।